चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास के अंदर मैं एक पीडियाट्रिक्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पीडियाट्रिक्स किसे कहते हैं? इसको हम नॉर्मली जिस नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे सब लोग, CHN के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं इसको। और पीडियाट्रिक्स का ये टॉपिक है जिसका नाम है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू बॉर्न केयर के बारे में। न्यू बॉर्न की इनिशियल केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो इनिशियल केयर क्या करते हैं, तो इसके लिए हम दो प्रकार से इनिशियल केयर करते हैं। सबसे पहले तो हम बच्चे का इनिशियल असेसमेंट करते हैं। इनिशियल असेसमेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से ध्यान देना है। इनिशियल असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर क्या चीजें करते हैं? हम चेक करते हैं कि बच्चा सबसे पहले रो रहा है कि नहीं रो रहा है, उसने रोना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। अब आप बोलेंगे सर उसके रोने से क्या मतलब है, बच्चा रोएगा तो आपको खुशी मिलेगी क्या? हाँ, बहुत खुशी मिलती है। जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चा पहली बार रोता है तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि उसका रेस्पिरेशन चालू हो गया। रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र, मतलब बच्चा सांस लेने लग गया। ठीक है, उसके फेफड़े चालू हो गए, लंग्स उसके काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि उसका प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रा यूट्राइन जब फेज में वो बच्चा होता है ना, तो उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता है। वो क्या करता है, वो फेफड़े उसके काम नहीं करते हैं। तो पहली बार बच्चा जन्म लेने के बाद में रोता है ना, तब उसके फेफड़े खुलते हैं, तब जाके वो फेफड़े काम करते हैं, वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम इनिशियल स्टेटमेंट असेसमेंट में और क्या चेक करेंगे? दूसरे नंबर पर सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे क्या पता चलेगा? रेस्पिरेशन पता चलेगा। ठीक है, क्राई नहीं कर रहा है, कोई परेशानी है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है। रेस्पिरेटरी, एक सेकंड, बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव। ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन, श्वसन से संबंधित कोई तनाव में तो बच्चा नहीं है। अब सर उसका कैसे पता चलेगा बच्चे को तनाव है कि नहीं है श्वसन से संबंधित? तो चार पांच चीज चेक करेंगे। पहली चेक करेंगे, नेजल फ्लेरिंग तो नहीं है उसके अंदर। अच्छा, नेजल फ्लेरिंग का मतलब क्या होता है? नाक की जो नथुए होती हैं, नथे, उनका फूलना। नाक के जो नथुने होते हैं उनका फूलना। ठीक है, नथुने जो होते हैं, नाक का जो रास्ता होता है, उनका फूलना, वो तो नहीं फूल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या चेक करेंगे? उसके अंदर हम देखेंगे कि भैया बच्चे के अंदर जो है शरीर का कलर। शरीर के कलर से पहले हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर जो है ना, पसलियां तो नहीं धस रही है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटर कॉस्टल रिट्रैक्शन। इसको आप लिख लेंगे कि पसलियां जो होती है ना, वो क्या करती हैं चेस्ट के अंदर, और सॉरी जो चमड़ी होती है ना पसलियों के ऊपर, स्किन होती है, वो क्या करती है, वो शरीर के अंदर धस जाती है। किसके अंदर? पसलियों के अंदर धस जाती है। त्वचा जो होती है चेस्ट वाली, वो धस जाती है जब ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं तो। ठीक है, तीसरा हम सी बात करेंगे कि भैया उसके, आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो उसका ग्रंटिंग साउंड तो नहीं आ रहा, ग्रंटिंग साउंड तो पैदा नहीं कर रहा। ठीक है, चौथा हम पता करेंगे कि बच्चा अगर ग्रंटिंग साउंड भी ले रहा है, उसकी बॉडी का कलर देखेंगे। इसके बाद साइनोसिस तो नहीं है। साइनोसिस के बारे में बताया कोई मुझे? साइनोसिस क्या होता है? शरीर का ऑक्सीजन की कमी होने पर नीला पड़ना, क्या होता है? साइनोसिस होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, मान लीजिए कम ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन हमको चाहिए 100%। ठीक है, 100% से अगर कम हो गई 95% मान लीजिए, तो धीरे धीरे नीलापन देखने को मिलेगा। 80 से नीचे आ गई, मान लीजिए बिलो 80% आ गई,
तब हमको साइनोसिस नीलापन देखने को मिलेगा। उससे नीचे चला गया 70% से बिलो हो गया तो ज़्यादा साइनोसिस होने लग जाएगा। पहले एक्रोसाइनोसिस होगा, मतलब शरीर के अंदर जो साइड वाले हिस्से हैं, हाथ पैर, उनमें हमको नीलापन देखने को मिलेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाएगा सैचुरेशन, तब क्या होगा, पूरी बॉडी को अंदर नीलापन हमको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? साइनोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, 3-4 चीजें, इनसे हमको पता चलेगा कि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है बच्चे के अंदर, उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। 3-4 बात क्लियर। इसके बाद में तीसरी चीज क्या करेंगे, इनिशियल असेसमेंट के अंदर हम करेंगे अवगार स्कोरिंग। अब अवगार स्कोरिंग के बारे में जिसको नहीं पता है, वीडियो देख सकते हैं, बना हुआ है, ठीक है। अवगार स्कोरिंग क्या होता है, बच्चे की स्टार्टिंग अवस्था को बताता है। इसके अंदर हम बच्चे के जो अपीयरेंस के अंदर पहले हम देखेंगे, ए फॉर अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में देखते हैं कि बच्चा नीला पड़ा है कि कैसा पड़ा है। दूसरा पी फॉर पल्स चेक करते हैं उसकी, हार्ट रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, HR हार्ट रेट, वो सही है। ग्राइमेक्स के अंदर हम देखते हैं बच्चे के अंदर, इसके अंदर रिफ्लेक्स वगैरह बच्चा दे रहा है कि नहीं है, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद A4 हो गया एक्टिविटी, एक्टिविटी बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉडी फ्लेक्सिड वगैरह तो नहीं पड़ी है। और लास्ट जो R होता है, इसके अंदर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट्स के बारे में, कि बच्चा सांस लेने के लिए प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह से अबगार स्कोरिंग में ये 5 चीजें देखेंगे हम। तब हम डिसाइड करेंगे कि बच्चा रेस्पिरेशन सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए, सक्सेनिंग या ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। ये अबगार स्कोर के स्कोर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अबगार स्कोरिंग के स्कोर पर डिपेंड करता है, ओके। अब इनिशियल असेसमेंट में ये तीनों चीजें करते हैं, ये याद रखनी है आपको। इनिशियल असेसमेंट में क्या क्या चीजें हो गई, इनिशियल असेसमेंट में 3 चीजें हो गई, बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, और उसका क्या करेंगे, अपगार स्कोर चेक करेंगे। याद रहेंगी, सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, इनिशियल असेसमेंट के बाद हम करेंगे इनिशियल इंटरवेंशन। इनिशियल इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे, इनिशियल इंटरवेंशन में क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट इनिशियल इंटरवेंशन क्या किया जाता है बच्चे, तो इसमें भी आपको याद रखनी है। जैसे इनिशियल असेसमेंट में 3 चीजें याद रखनी है, ऐसे ही इंटरवेंशन में याद रखनी, ठीक है। इंटरवेंशन में 2 चीजें करेंगे, एक चीज करेंगे सक्शनिंग। अब सक्शनिंग सबको पता है क्या, सक्शनिंग आपने कांच के इस प्रकार के ढक्कन देखे हैं क्या, ऐसे कांच के ढक्कन होते हैं, डब्बे देखे होंगे हॉस्पिटल में, जिसने काम किया है, ये रखे रहते हैं, इसमें नली लगी रहती है इस तरह से, एक नली इस तरह से लगी रहती है, दोनों को ज्वाइंट करती है, इससे बाहर नली लगी रहती है, देखें सब लोग। ये क्या है, ये सक्शनिंग एपरेटस है, ठीक है। इसके अलावा सिरिंज से भी करते हैं, है ना, सक्शनिंग सिरिंज भी होती है, तो सिरिंज से भी करते हैं, क्लियर। तो ये हम करते हैं सक्शनिंग। किसके लिए करते हैं सक्शनिंग, इस चीज के लिए सक्शनिंग करेंगे भैया कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बच्चे ने एस्पिरेशन तो नहीं कर दिया। एस्पिरेशन का मतलब बता दो कोई, एस्पिरेशन का मतलब होता है कुछ उसने निगल तो नहीं, निगलना, निकलना नहीं, निगलना, ठीक है। निगलना बोलते हैं, मुंह के द्वारा कुछ चीज को अंदर ले जाना, नाक के द्वारा ले जाना। अच्छा, सक्शनिंग में सीक्वेंस क्या रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीक्वेंस, क्रम, सबसे पहले सक्शनिंग करेंगे, नाक को साफ करेंगे कि मुंह को साफ करेंगे, मुंह के अंदर कुछ द्रव वगैरह चला गया उसको साफ करेंगे कि नाक को साफ करेंगे, तो बताओ सभी। सबसे पहले हमेशा याद रखना है, माउथ को सक्शनिंग करेंगे ताकि बच्चा कुछ निगल नहीं जाए, गले में चला जाएगा, फेफड़ों में जा सकता है, इसलिए पहले माउथ की, देन उसके बाद नोज की सक्शनिंग करेंगे। तो याद रखना है क्रम, फर्स्ट माउथ सेकंड नोज, सबसे पहले माउथ की सक्शनिंग करेंगे साफ सफाई, उसके बाद नोज की करेंगे, नाक की सक्शनिंग करेंगे, चलिए याद रहेगा। अच्छा, सक्शनिंग करते समय हमको याद रखना है जो काम की चीज है वो, कि ये सक्शनिंग प्रेशर, सक्शनिंग प्रेशर क्या रहेगा, सक्शनिंग प्रेशर क्या दाब रहेगा जिस पर आप काम करेंगे, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसके अंदर आपको याद रखना है टर्म बेबी के बारे में, 4 टर्म, जो कि समय पे पैदा हो चुका है, ठीक है, जो कि 37 वीक से ज्यादा पर, वीक से ऊपर पूरे कर चुका है और उसके बाद डिलीवरी हुई है, तो उसके लिए सक्सेनिंग प्रेशर क्या रहेगा बताओ मुझे। तो जो टर्म है उसके लिए सक्सेनिंग प्रेशर रहेगा 60 से 80 mm ऑफ हर्ट्ज। ओके। दूसरा हम बात करेंगे जो बच्चा प्री टर्म हो गया है। मतलब प्री टर्म बच्चा किसको बोलते हैं, लेस देन 37 वीक का जो बेबी, जो 37 वीक से पहले हो गया है, उसके लिए प्रेशर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा बताओ। उसके लिए प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, तो 20 mmHg कम कर देंगे दोनों में, 40 से 60 mmHg प्रेशर देंगे। क्लियर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहीं पे कि कोई अगर एडल्ट है, एडल्ट का सक्सेनिंग प्रेशर कितना रहता है। तो एडल्ट का सक्सेनिंग प्रेशर 100 से 120 mmHg हम रखते हैं। और टाइम पूछ लिया जाए टाइम फॉर सक्सेनिंग, सक्सेनिंग के लिए कितना टाइम होता है, तो हम 5 से 10 सेकेंड तक सक्सेनिंग करते हैं। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। टाइम फॉर सक्सेनिंग की बात करेंगे तो यदि 5 to 10 सेकेंड्स और मोर देन 10 सेकेंड्स करेंगे, 10 सेकेंड से ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते, 10 सेकेंड से ज़्यादा, मोर देन 10 सेकेंड, मोर देन 10 सेकेंड सक्सेनिंग कैन कॉज क्या, साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन सबको पता है, हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, किनमें, टिश्यूज के अंदर पूछा जाता है भाई हाइपोक्सिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ज्यादा देर सक्सेनिंग कर देगा, मोर देन 10 सेकेंड सक्सेनिंग कैन कॉज साइनोसिस। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए हम मोर देन 10 सेकेंड तक सक्सेनिंग नहीं करते। हो गई बात खत्म। इसके बाद में दूसरा काम करेंगे इनिशियल इंटरवेंशन में, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अब अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस को नहीं पता है वो बताओ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। तो भैया देखो, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड पता नहीं है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये आपको सबको पता है, ये हमारा मतलब माँ का, हमारा नहीं है, ये माँ का यूट्रस होता है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर ये बेबी है। बेबी किसके अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, और बेबी जुड़ा हुआ रहता है किससे, प्लेसेंटा। किससे जुड़ा हुआ रहता है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से एक नली जाती है जो बच्चे को जोड़ के रखती है। दिख रहा है इसमें कुछ कुछ, देखिए आइडिया ले लीजिए, पेंटिंग थोड़ा सा मुझे सब नहीं बनता। ठीक है, ये जो जिस कोड के द्वारा जोड़, ये प्लेसेंटा हो गया, दिस वन इज प्लेसेंटा एंड दिस इज द बेबी। ठीक है, या हम बोल देंगे फीटस। ओके, फीटस हो गया, भ्रूण हो गया। एंड जो ये जो कोड है, जो नली है, जो प्लेसेंटा और भ्रूण यानी बेबी को जोड़ के रखी हुई है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस वन इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। व्हाट इज कॉल्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्या कहलाती है ये, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, शॉर्ट में यूसी भी लिखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये भी बाहर आती है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, इस सर्विक्स वाले रास्ते से। जब ये बाहर आती है तब हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं। क्लियर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करेंगे तो उसके अंदर हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए कुछ इक्विपमेंट्स। कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। इक्विपमेंट्स का मतलब कुछ हमको अस्त्र शस्त्र चाहिए।
संसाधन, ठीक है। जैसे कि जैसे याद रखना है, एक तो हमको चाहिए कोचार फोर्सेप, ये पूछे भी जाते हैं। कोचार फोर्सेप जो पकड़ने वाला होता है, आपने देखा होगा कैंची की तरह, उसके आगे की तरफ इसमें जो तार के धारियां निकली हुई रहती है और इसमें इस तार से धारियां निकली रहती है। अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो आपको पता होगा, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी ये कैंची होती है आगे की तरफ, है ना, कैंची बनी होती है, उसको जो जो लास्ट जो एरिया होता है ना, वो इस तरह से निकला हुआ है। क्लियर, वो चार फोर्सेप होता है, ठीक है, ये लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे कोड को बांधने के लिए, कोड को पकड़ने के लिए, ठीक है, कोड क्लैंप लेंगे, ठीक है, कोड क्लैंप लेंगे। तीसरा, हम कोड को कट करने के लिए क्या लेंगे, कैंची ले लेंगे, क्या बोलेंगे, कैंची जो सीजर बोलेंगे, और या फिर हम ले लेंगे एक सर्जिकल ब्लेड, ठीक है, सर्जिकल ब्लेड, ओके, सर्जिकल ब्लेड ले लेंगे। क्लियर, इस तरह की होती है कई सारी, आपने देखा होगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो कोड क्लैंप होती है, ये देखा होगा आपने, देख लीजिएगा, सब किसी का इमेज देख लीजिएगा गूगल पे जाकर, ठीक है, ये लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो आपको याद रखना है, हम जो फर्स्ट क्लैंप है, अच्छा ये जो क्लैंप है, ये हम लेंगे कितने, 2 क्लैंप लेंगे, नहीं, एक क्लैंप एक रहेगा, ये कोचार फोर्सेप 2 रहेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम क्लैंप को क्या करेंगे, कोचार 2.5 सेंटीमीटर दूरी से कहाँ लगा देंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई फर्स्ट क्लैंप, कौन सी वाली क्लैंप लगाएंगे यहाँ पे, वो 4 वाली, ठीक है, एट द डिस्टेंस, कोई नहीं समझ आ रहा शब्द तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप लिख लेना, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं ये डिस्टेंस, फ्रॉम द बच्चे पे जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, वहां से 2.5 सेंटीमीटर हम लेंगे और वहां पे पहली क्लैंप को लगा देंगे, कोचार लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में एंड अप्लाई सेकेंड, अगर आपको ज्यादा बड़ी वीडियो लग रही है तो इसको स्पीड में चला के देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्लैंप को हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंड क्लैंप फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस, इसी में लिखेंगे, फ्रॉम द डिस्टेंस of 5 centimeter from leaving and cut between को शॉर्ट में BY W लिखे हैं, ठीक है, कट between these 2 clamp, ठीक है। चलिए क्या लिखे हैं देखेंगे दोबारा है। ये सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट क्लैंप को 2.5 सेंटीमीटर बेबी से और दूसरी क्लैंप को बेबी से 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में से हम कट कर देंगे। तो डिस्टेंस हम जो हमारे पास में नॉर्मली कितनी डिस्टेंस बनेगी अम्बिलिकल कॉर्ड पे, तो
नॉर्मल के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कितनी डिस्टेंस रहती है 3 to 4 सेंटीमीटर umbilical cord remains। ठीक है। और LSCS की बात करेंगे मतलब सर्जरी के अंदर, तो उसके अंदर हम लगभग कितनी छोड़ते हैं, लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर तक अम्बिलिकल कॉर्ड रिमेन रहती है। काम क्या आती है अम्बिलिकल कॉर्ड का? काम क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड इज यूज्ड टू गिव इमरजेंसी फ्लूइड एंड इमरजेंसी में umbilical cord is used to give in emergency fluid and take blood sample। और मेडिसिन भी दे सकते हैं, मेडिसिन भी दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम umbilical cord जो रह जाती है रिमेनिंग उसके द्वारा। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। हम दो चीजें करते हैं इसके अंदर, दोबारा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पीडियाट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कितने उम्र तक के बच्चों का हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं, तो 0 से 18 साल तक के बच्चों का हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न केयर के बारे में पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। इनिशियल असेसमेंट में 2-3 चीजें करेंगे। बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है चेक करेंगे, इससे हमको क्या पता चलेगा, बच्चे का रेस्पिरेशन पता चलेगा कि उसका श्वसन तंत्र चालू हो चुका है। दूसरा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में चेक करेंगे कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में कैसे पता करेंगे कि भैया उसका नेजल फ्लेरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाक की नथुली फुली हुई तो नहीं है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, स्किन जो है सीने की वो पसलियों में तो धसी हुई नहीं है। उसके बाद ग्रंटिंग साउंड तो नहीं आ रहा है ऑस्कल्टेशन पे। कब आएगा ग्रंटिंग साउंड? वो ग्रंटिंग साउंड आएगा ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन को स्टेथोस्कोप से जब हम सुनेंगे तब। साइनोसिस तो नहीं है, बच्चा नीला तो नहीं पड़ गया, टैक्टिपनिया तो नहीं है, बहुत ज्यादा श्वसन दर तो नहीं है बढ़ा हुआ। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा हम चेक करेंगे लास्ट में तीसरा बच्चे के अंदर अपगार स्कोरिंग। ठीक है, अपगार स्कोरिंग में हम 5 चीजें चेक करते हैं। अपीयरेंस, बच्चे के अंदर साइनोसिस तो नहीं है, बच्चा नॉर्मल गुलाबी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दूसरा हम पल्स चेक करते हैं बच्चे का। नॉर्मल बच्चे की पल्स जो न्यूबॉर्न होता है उसकी कितनी होती है बताओ मुझे? 120 से 160 बीट पर मिनट होती है नॉर्मल हार्ट रेट न्यूबॉर्न की। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे ग्राइमेक्स, रिफ्लेक्स और रेस्पॉन्स बच्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा। लास्ट ए जो है इसका एक्टिविटी देखेंगे बच्चे की, कुछ हाथ पैर हिल रहे कि नहीं देख रहे हैं। और आर जो है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को देखेंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे इनिशियल इंटरवेंशन। इनिशियल इंटरवेंशन के अंदर एक सक्शनिंग करेंगे और एक हम करेंगे क्या, सक्शनिंग के बाद में ग्लाइकोस्कोप करेंगे। ठीक है, 2 चीजें करेंगे इंटरवेंशन। सक्शनिंग में हमको याद रखना है कि क्यों करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर कुछ एस्पिरेशन के द्वारा चला नहीं जाए, मुंह से गले से कुछ चलाना है। ठीक है, इसके लिए कुछ निगल ना जाए बच्चा। और इसका क्रम क्या रहता है, सबसे पहले मुंह को साफ करते हैं, फिर नाक को साफ करते हैं। पहले मुंह की सक्शनिंग करते हैं, फिर नाक की करते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर हम सक्शनिंग प्रेशर में बात करेंगे। टर्म के लिए सक्शनिंग प्रेशर होता है 60 से 80, प्री टर्म के लिए 40 से 60, एडल्ट के लिए 100 से 127 सक्शनिंग का टाइम रहता है 5 से 10 सेकंड। 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा इसलिए नहीं लेते हैं ताकि बच्चा साइनोसिस में ना चला जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए बच्चे को। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग में हमने देखा कि अम्बिलिकल कॉर्ड किसे कहते हैं, जो प्लेसेंटा और बच्चे से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, एक नली होती है जो बच्चे के अंदर प्लेसेंटा से खाने को, भोजन को, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेकर जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि इक्विपमेंट कौन से काम आते हैं, संसाधन या इसके अंदर जो हमको औजार काम में लेने हैं वो कौन से हैं, तो 4 फोर्सेप्स होते हैं और क्लैंप है, सीजर है। प्रोसीजर क्या है, पहला क्लैंप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर बच्चे से दूर, दूसरा लगाएंगे बच्चे से 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इन दोनों के बीच में से कट कर देंगे सीजर की मदद से। और कट करने के बाद में हम क्या करेंगे,
नॉर्मल डिलीवरी में 3 से 4 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड बचेगी, LHCS में 7 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो बचती है ये क्या काम आती है, तो ये इसके द्वारा हम कुछ भी आईवी फ्लूइड वगैरह देना है, कुछ भी आईवी फ्लूइड देना है, या कुछ भी हमको ब्लड सैंपल लेना है, कुछ मेडिसिन देने हैं इमरजेंसी में, तो वो काम आती है। ठीक है, तो ये न्यूबॉर्न का इनिशियल केयर है जो हम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और बाकी ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया तो उसको आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।